तो ट्राइब से अलग करने के बाद अब बेचारा भटकता रहा और अपना फैमिली को सिक्योर करने के लिए उसने अपना मतलब स्टेप ब्रदर, हाफ ब्रदर, उसको मार दिया। तो यहाँ जा रहा था तो मैंने देखा कि इनकी शादी हुई है। शादी, ये मंगोलिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। राज करता था, इसे राज करने लगा। फिर क्या हुआ, 16वीं सेंचुरी में स्वागत है आपका मंगोलिया में। तो मैं मंगोलिया के बारे में जैसे आपको बताने वाला था कि मंगोलिया दुनिया का, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं बहुत कुछ अभी बताने वाला हूँ, तो पता नहीं मैं भी। तो मंगोलिया ना दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री। इसका कोई भी बॉर्डर ना समुंदर से सटा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ समुंदर से दूर दूर तक इस कंट्री का कोई नाता नहीं है। और 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये देश है, जो कि बाय एरिया दुनिया में 18th नंबर पे आती है। और पर सिर्फ और सिर्फ 35 लाख लोग रहते हैं इस पूरे कंट्री में। इतनी बड़े कंट्री, 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर की कंट्री है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 35 लाख लोग रहते हैं। और 35 लाख में से भी जो 50% पॉपुलेशन है वो उलान बाटर, जो उसकी कैपिटल सिटी है, मंगोलिया की जो कैपिटल सिटी है उलान बाटर, वहाँ रहती है। तो मतलब पूरा कंट्री ऑलमोस्ट ही खाली है, ठीक है। और मंगोलिया को चंगेज खान का देश भी कहा जाता है। चंगेज खान, जो आपको पता होगा शायद कि चंगेज खान ने पूरा दुनिया जीत लिया था, एक टाइम पे पूरा दुनिया फतेह कर लिया था। और चंगेज खान की हिस्ट्री भी बहुत गजब है। तो चंगेज खान की हिस्ट्री है कि चंगेज खान ना कोई राजा के बेटा नहीं था। चंगेज खान एक नोमैड था। नोमैड मतलब वो होते हैं जो मतलब घूमते रहते हैं और जहाँ तहाँ रहते हैं, मतलब उनका कोई एक जगह ठिकाना नहीं रहता है। तो नोमैड रहता था घूमते मंगोलिया में। अभी भी नोमैड लोग बहुत रहते हैं, अभी भी वो कल्चर अभी भी है कि जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, उलान बाटर में नहीं रहते, जो कंट्री साइड रहते हैं तो बाहर बाहर रहते हैं, वो अभी भी नोमैड लाइफ ही बहुत हद तक जीते हैं। यर्ट में रहते हैं, यर्ट जो गोल सा रहता है, यर्ट में रहते हैं। तो चंगेज खान भी एक यर्ट में ही पैदा हुआ था 11वीं सेंचुरी में। कि चंगेज खान 1162 में पैदा हुआ था एक नोमैड फैमिली में, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ मतलब राजा वाजा वाला सीन था नहीं मंगोलिया में, सारे नोमैड लोग रहते थे। तो चंगेज खान का जो भी मतलब चंगेज खान जो पैदा हुआ तो एक नोमैड फैमिली में पैदा हुआ था। तो और पैदा होके 8 साल की उम्र में उसका बाप मर गया। तो उसके जो ट्राइब के लोग हैं, चंगेज खान और मतलब उसकी फैमिली को इन्होंने अपने ट्राइब से अलग कर दिया। तो ट्राइब से अलग करने के बाद अब बेचारा भटकता रहा और अपना फैमिली को सिक्योर करने के लिए उसने अपना मतलब स्टेप ब्रदर, हाफ ब्रदर, उसको मार दिया, ठीक है, उसको मार दिया। अब क्या है कि वहीं से उसका धीरे धीरे मतलब इंडिपेंडेंट हो गया बंदा, मतलब इतना चीज़ देख लिया बचपन से वो कि स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो फिर धीरे धीरे वहाँ से वो सीखा अपने लिए लड़ना, खुद के लिए लड़ना। यस, मंगोलिया, नाइस मीटिंग यू। यस, तो ओके, पूरा दारू पिया हुआ है। हाँ, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना कि फिर धीरे धीरे मतलब एक लीडर के तौर पे वहाँ से वो निकला। फिर एक वक्त आया जब उसकी बीवी को अलग ट्राइब के लोग किडनैप कर लिए। तो उसका एक भाई था, मतलब उसने अपना एक ग्रुप बना लिया तब तक, और एक ग्रुप बना के उसने क्या किया, अपना बीवी को जाके छुड़ाया। तो वहाँ से फिर उसका धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुआ। लोगों मतलब जाके अलग ट्राइब में हमला करता था और मतलब वो राज अपना लेता था। तो धीरे धीरे बहुत बड़ा बना। उसका जो असली राय मतलब पावर में जो असली पहचान हुई वो हुई तुम्हारी जब उसने किर्गिस्तान, चाइना, ये सब धीरे धीरे जितना लगा। It's a nice country. Where are you from? India. Oh, really? Yes. Ah, tourist, eh? Yes. How many days and nights in Mongolia? 3 days. 10 days? Yes. Ah, Trans-Siberian Road. Yes. Kiss to... Where is to Ghana or there? Yeah.
कुछ फैक्ट है ना जो मैं आपको चंगेज़ खान के बारे में बताता हूँ। जैसे कि वो 15 साल की उम्र में, जैसे 9 साल की उम्र में शादी करने वाला था वो, बट जो शादी किया वो 15 साल की उम्र में शादी किया। तो मैं अभी एक मोनेस्ट्री में आया था, ये जो पीछे आप देख रहे हो मोनेस्ट्री ना, ये गंडा टेकचिनलेन मोनेस्ट्री है और ये मंगोलिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। 100 मॉन्क अभी भी रहते हैं इसमें, 100 मॉन्क का मतलब सिर्फ ये मोनेस्ट्री है और इसके आसपास जितने सारे बिल्डिंग आप देख रहे हो सारे सब में मतलब मॉन्क्स रहते हैं, इसका देख रेख करते हैं जो भी है। तो 18 सेंचुरी में, ये 1802 में, सॉरी 18 सेंचुरी में बनी, 1802 ऐसे 1808 में बनी थी मोनेस्ट्री। फिर उसके बाद जब किंग डेंसिटी आई थी जब यहाँ पर चाइना से, तब बुद्धिज़्म बहुत अच्छी तरह से बड़ी तरह से फैला था यहाँ पर, तब इन्होंने बनाया था इसको। और उसके बाद बीच में बंद हो गया था जब, और जो उसकी बचपन बीती है ना चंगेज़ खान की, वो बहुत मतलब गरीबी में, पॉवर्टी में बीता हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब उसके पास टोटल, जब वो मतलब एक टाइम था जब वो मरा ना चंगेज़ खान, तो मरते वक्त जो उसने एरिया जो जीता था ना, वो आज के मंगोलिया का 8 गुना साइज था। मतलब उसने आसपास का एरिया, जैसे कि तुम्हारा ये किर्गिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, यहाँ तक कि टर्की, यहाँ तक उसने कवर कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि चंगेज़ खान मतलब बहुत ऐसा नहीं कि रिलीजन टॉलरेट नहीं करता था, मतलब कि अगर उसके देश में दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं उसके राज्य में, तो उसको वो मतलब अपना लेता था लोगों को, तो उस लेवल पे बहुत टॉलरेट था, बहुत लॉयल बंदा था। मतलब चंगेज़ खान बहुत ज़्यादा लॉयल, मतलब अपने जो मानने वालों के साथ बहुत लॉयल, और जो दुश्मनों के साथ, दोस्तों के साथ बहुत लॉयल, और दुश्मनों के साथ बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। और मतलब बहुत ज़्यादा ही जेनोसाइड किया उसने। मतलब पहले क्या होता था, मंगोलिया में अलग अलग ट्राइब का अलग अलग राजा होता था, मतलब हर ट्राइब का हर एरिया में एक उसका ट्राइब होता था, और हर ट्राइब का अपना एक कैसे होता, किंग जैसा होता था जो शासक होता था। और चंगेज़ खान जाके हमला करता था, तो बहुत ज़्यादा ही जेनोसाइड किया इसने, मतलब बचा ही नहीं था कोई, इतना ज़्यादा उसने सबको मार दिया, कोई ट्राइब का कोई किंग बचा ही नहीं था, और अकेले राज कर रहा था ये। को ये बात ना जान के हैरानी होगी कि चंगेज़ खान कभी ना इंडिया को, मतलब इंडिया में आके कब्जा नहीं सका, इंडिया पे कभी कब्जा करने नहीं सका। आने वाला था, बट उससे पहले ही वो मर गया, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ऑफिशियली उसके 5 बच्चे थे, बट और 5 बीवी थे, बट उसके पास जो हराम बोलते हैं, मतलब कैसे बोलेंगे, जो रखेल हम लोग अगर इस शब्द से बोले जाए, तो 500 से ज़्यादा औरतें उसके पास थी, और उसमें से बहुत सारे बच्चे थे, मतलब बहुत सारे। और ऐसा कहा जाता है, अभी ऐसे लोगों का कहना है कि शायद साइंटिफिक रिसर्च से पता, डीएनए से पता चला कि हर तीसरा में से एक जो इंसान है दुनिया का, वो उसका डीएनए चंगेज़ खान से मैच होता है। तो चंगेज़ खान का ना पूरा नाम था तेमुजिन था, मतलब चंगेज़ खान पूरा नाम नहीं, चंगेज़ खान का ओरिजिनल जो नाम था वो तो बाद में चंगेज़ खान पड़ा, उसका जो ओरिजिनल नाम है वो तेमुजिन था। जो चंगेज़ खान था वो मुग़ल एम्पायर बनाया था, और इसका जो ग्रैंडसन है ये युआन डेंसिटी बनाया, और चाइना में बहुत साल तक राज किया। फिर इसका पतन हो गया, मतलब ये ख़त्म हो गया युआन डायनेसिटी, तो ये वापस मंगोलिया आ गया, और जिस तरीके से पहले प्रॉपर तरीके से जैसे मंगोलिया में राज करता था वैसे राज करने लगा। फिर क्या हुआ, 16वीं सेंचुरी में तिब्बतियन बुद्धिस्ट यहाँ आने लगे, और बुद्ध धर्म का प्रचार होने लगा यहाँ पर। जब बुद्ध धर्म का प्रचार होने लगा ना, तो मतलब ऐसा हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि सब मतलब बुद्धिस्ट बनने लग गए, मंगोलियन लोग, उनको बुद्धिस्ट बनाया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि हर 3 में से 1 आदमी मंगोलिया में वो बुद्धिस्ट बन गया था एक टाइम पे। 30% लोग बुद्धिज़्म को अपना लिए थे मंगोलिया में। ये युआन डेंसिटी ख़त्म होने के बाद 16वीं सेंचुरी का बात कर रहा हूँ मैं। तो
क्योंकि तिब्बतन से लोग आए, फिर मंगोलिया चाइना से यहाँ पर एक राजा आया और इसने फिर वापस मंगोलिया पे राज करने लगा। फिर बुद्धिज्म ऑलरेडी था ही, तो बहुत सालों तक ये फिर 20th सेंचुरी इवन कि 19 समथिंग 16 और समथिंग तक राज किया ये चाइना का जो साम्राज्य ने, चाइना के डेंसिटी ने यहाँ मंगोलिया में राज किया। फिर 19th सेंचुरी में जाके ये चाइना से आज़ाद हुआ मंगोलिया। तो मंगोलिया की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, देखा जाए तो बहुत बड़ी है। और ये लैंडलॉक कंट्री सिर्फ लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इस कंट्री में ऐसा सीन है कि मतलब एक तरफ है आपका गोबी डेजर्ट, एक तरफ एकदम प्लेन मैदान, तो ठंड भी बहुत ख़तरनाक तरीके से पड़ती है। तो 1939 में जब एक बहुत बड़ा रिलीजन प्रोसिक्यूशन हुआ था यहाँ पर मंगोलिया में, तो ये बंद हो गया था। फिर सोवियत ने आके खोला था 1944 आई गेस, तब इन्होंने आके वापस से इसको खोल लिया। सोवियत का एक तरीके से ये स्टोर रूम बन गया था, जहाँ पर बंदूकें उनके जा सारे ये रखे जाते थे। फिर उसके बाद हुआ ये कि बहुत सालों तक ये मतलब इकलौता एक्टिव मोनेस्ट्री था पूरा मंगोलिया में, ठीक है। तो खैर अभी तो अभी तो मंगोलिया में बहुत सारे मोनेस्ट्री हैं, मतलब हैं तो पहले से थे बट अभी बंद थे कुछ, तो अभी तो बहुत सारे मतलब एक्टिव मोनेस्ट्री हैं। तो ये उस मोनेस्ट्री में है कि जो बहुत सालों बाद, मतलब बहुत सालों तो अकेला एक्टिव था ये। तो मतलब मैं जब यहाँ था ना, तो मैं ये सोच रहा था यार मंगोलिया इतना बड़ा एरिया है, मतलब बहुत बड़ा एरिया में, जैसे बताया कि 18th नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से, फिर भी यहाँ पर इतना पॉपुलेशन कम क्यों है। 35 लाख लोग सिर्फ रहते हैं यहाँ पर, और 35 लाख में भी 50% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ उलान बाटर में रहती है, मतलब यहाँ की कैपिटल सिटी में रहती है। तो ये सोचने वाली बात है। तो मैं थोड़ा समझा, तो इसका रीज़न क्या है पता, बहुत सारा रीज़न है उसमें, बहुत सारा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो स्टार्टिंग से जो रीज़न आया शुरू से, वो रीज़न ये है कि जब किंग डेंसिटी आई जो चाइना से और इस पे राज किया और यहाँ पर बुद्धिज़्म आया देश में, तो बुद्धिज़्म कैसे बुलाया गया मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर बुद्धिज़्म एक तरीके से फोर्सफुली लेके आया गया यहाँ पर, किस तरीके से कि अगर आप बुद्धिस्ट किंग डेंसिटी आई, राज करने लगी यहाँ पर चाइना की, और यहाँ पर लोगों को कहा गया कि अगर आप बुद्धिस्ट नहीं बनोगे तो आपसे टैक्स दुगुना तिगुना इस तरह से ज़्यादा लिया जाएगा। तो जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्धिज़्म धर्म को अपना रहे थे, जो बुद्धिज़्म थे, उनसे कम टैक्स लिया जा रहा था, नॉर्मल टैक्स, और जो नहीं थे उनसे ज़्यादा। तो लोग मतलब फोर्सफुली बुद्धिस्ट बनने लगे यहाँ पर। अभी जो यहाँ पर बुद्धिज़्म का रिलीजन का जो ये है वो 51% के आसपास है। तो इस तरीके से धीरे धीरे बुद्धिज़्म फैलने लगा। और एक बार जब लोग बुद्धिज़्म में आने लगे ना, तो फिर वो मतलब वो रोमांस और वो बच्चे करना इतना रह नहीं गया इनके जीवन में। फिर वो मोंक बन गए बहुत लोग धर्म में विश्वास करने लग गए और मतलब जाके मोनेस्ट्री में बैठने लग गए, तो उस तरफ फैल गया। तो वहाँ से लो पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 2.2% का लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इनका हर साल से था। इवन कि 2020 के बाद इनका ग्रोथ 1.5% हो गया। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न है यार कि यहाँ पर ना खेती नहीं होती है, खेती बहुत कम होती है। उसका रीज़न ये है कि ठंड पड़ती है। अब खेती करने के लिए आपको बारिश चाहिए, या मतलब बहुत एक प्रॉपर तरीके से आपको वेदर चाहिए, बट यहाँ नहीं होती है, वो वेदर मिलती नहीं है, जिस वजह से यहाँ खेती नहीं होती है। जैसे कि अभी मैं हूँ, अभी इंडिया का वेदर 30-32 है, यहाँ का वेदर 12 डिग्री 13 डिग्री है। ये मैं कैपिटल सिटी की बात करूँ। आप कंट्री साइड जाओगे, उधर जाओगे तो और ख़तरनाक है। तो इस वजह से ना लोग नोमैड जीवन जीने लगे। नोमैड जीवन जीने लगे कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाओ, तो एक इनका बसेरा एक जगह प्रॉपर रहा नहीं। प्रॉपर शुरू से मंगोलिया शुरू से नोमैड लाइफ जी रहे हैं लोगों, तो इस वजह से रहा नहीं। तो ये बच्चे करना मतलब एक हार्ड टास्क हो गया, बच्चे करना पालना बहुत हार्ड टास्क हो गया इनके लिए। तो इस वजह से यहाँ भी पॉपुलेशन कम हो गया। तीसरा रीज़न है अभी हुआ ये कि अभी लोगों का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई लोग नोमैड लाइफ छोड़ के सब सिटी में आ रहे हैं, सब उलान बाटर सिटी में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको 50% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। तो जब सब सिटी में आ रहे हैं ना,
तो सिटी में लाइफ ऐसे भी हार्ड होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं और हर चीज़ देखना पड़ता है यार। तो जब लोग सिटी में अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से चीज़ें ये हो रही कि पॉपुलेशन और ग्रोथ कम हो जा रही है। और एक रीज़न जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न जो लगता है कि जब मंगोल एम्पायर था ना, तो मंगोल एम्पायर होने के बाद क्या हुआ कि उस टाइम लो पॉपुलेशन होने का सबसे बड़ा रीज़न शुरू से चलते आ रहा है, इसलिए कि मंगोल एम्पायर में जब राज था जेंगिज खान का, तो वो बहुत लोगों को वॉर में लेके जाता था, लड़ाई पे। और मतलब एक तो जेनोसाइड वो खुद ही, जैसे कि मंगोलिया के अंदर जितने सारे ट्राइब्स थे, ठीक है, उन ट्राइब्स को वो खुद ही जा के मारता था। तो ऐसे लोग कम होते गए अपने देश में, ठीक है। और जो लोग लेके जाते थे उसमें तो कुछ अपने भी तो कुछ लोग मरते थे उसके, ऐसे थोड़ी कि ऐसे गया वो 10,000 लोगों लेके और 10 का 10 जिंदा, 10,000 का 10,000 जिंदा आ गए, नहीं। 10,000 में अगर ये इनके 3,000 मर रहे हैं तो उनके 6,000 मर रहे हैं, बट मरते तो थे दोनों तरफ से। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ख़त्म ही हो गया था पूरा। तो बहुत सारी चीज़ों को है, और यहाँ पर मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना मुश्किल है। इस वजह से इनका पॉपुलेशन कम हो गया है। और अभी धीरे धीरे तो बहुत सारे मंगोलियन क्या कर रहे हैं कि अपने देश छोड़ के दूसरे देश जा रहे हैं जॉब करने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, तो माइग्रेट कर रहे हैं और पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो ये सीन हो रहा है। बट ऐसे देखा जाए तो मंगोलिया बहुत खूबसूरत सा जगह है, बट यहाँ पर रहने लायक इस तरह से नहीं है कि आप आकर रह लो और कंट्री से जाके गांव तरफ बस जाओ। अब ठंड से मर जाओगे, ठंड आदत ही नहीं है लोगों को, इतनी ठंड रहने, मतलब 365 दिन ठंड में कैसे रहोगे यार आप। तो ये है प्रॉब्लम। तो यहाँ जा रहा था तो मैंने देखा कि इनकी शादी हुई है, शादी शायद, और दुल्हन और दूल्हा तो आप देख ही रहे होगे, बीच में है। ये प्रॉपर मंगोलियन ड्रेस है, तो कॉस्ट्यूम है, मंगोलियन कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। और यहाँ पर कुछ तो यार लगा, मतलब मैं आया हूँ सुखबातर स्क्वायर में, यहाँ पर मेला जैसा लगा हुआ है, और ये है सुखबातर स्क्वायर, देख सकते हो। ये है सुखबातर स्क्वायर, और चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। ये कुछ स्क्वायर का बिल्डिंग है, जहाँ पर बीच में चंगेज खान का ये लगा स्टेचू है, और अगल बगल 2 घोड़े हैं, और पूरे भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हो आप। कुछ तो यहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम जैसा। Энэ нөгөө манайхан бас нөгөө нэг анх удаага номын байрт ирж байгаа ч хүн байгаа. Тэгэхээр бид нэр эхлээд нөгөө эмэгтэй. तो यहाँ पर जो सुखबातर स्क्वायर में आया था ना, मैं पूछा यहाँ पर पीछे, तो पूरा लगे हुए मेला जैसे यार। तो मैंने बोला क्या चल रहा है यहाँ पर, तो बताई कि बुक फेयर है। अभी बुक में सारा बुक ना मंगोलियन में लिखा हुआ है, अब बुक खरीदोगे तो भी क्या ही पढ़ पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो देखते हैं अभी कि थोड़ा घूमते फिरते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा दिखाता हूँ कुछ अगर इंटरेस्टिंग सा दिखता है तो। मुझे बहुत कुछ बुक फेयर में क्या ही मिलेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश कुछ रहता तो समझ में आता। तो ये पहला बुक स्टोर देखा हूँ मैं जहाँ पर इंग्लिश में बुक्स मिल रहे हैं कुछ। ये सेपियंस, एटॉमिक हैबिट्स, चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया, और ये कुछ बच्चों के बुक्स हैं। और ये मैडम का कहना है कि देयर ओनली फ्यू बुक स्टोर और दे आर सेलिंग ओनली इंग्लिश बुक्स, बाकी तो सारे जो बेच रहे हैं ना वो बेच रहे हैं मंगोलियन लैंग्वेज के बुक्स। हाँ, अगर मंगोलियन मुझे आता ना तो ये जन्नत जगह है, क्योंकि हर तरीके के बुक, बहुत सारे स्टोर है, कम से कम मुझे लग रहा है कि 300 स्टोर 200-300 स्टोर तो होंगे यार, इतना बड़ा एरिया में एक एक स्टोर, और सारे बुक्स बेच रहे हैं। बुक फेयर है ना ये। तो मैं ना अभी यहाँ का जो सोसाइटी है उधर से गुजर रहा था, मतलब जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है, और इधर से जा रहा था तो मुझे फील हुआ अचानक से कि ये जितने भी ये जो बिल्डिंग्स आप पीछे देख रहे हो, और जो आप देख रहे हो बिल्डिंग्स, ये सब मतलब डिज़ाइन है ना,
सारा यूएसएसआर बिल्डिंग्स है ना, उस तरीके से यूएसएसआर के टाइम पे कैसे बिल्डिंग, चौड़े चौड़े बिल्डिंग्स, वो डिजाइन है। पूरा आपको रशियन परछाइयाँ दिख रही है। ऊंचे नहीं है, 4 फ्लोर 5 फ्लोर के बिल्डिंग्स हैं और चौड़े चौड़े, बड़े बड़े, लंबे लंबे वैसे बिल्डिंग हैं। और बहुत लोग मंगोलिया नहीं जाते हैं, मतलब मंगोलिया बहुत रिमोट कंट्री इसीलिए भी है क्योंकि एक तो यार ये समुंदर के किनारे है नहीं, एक तो बीच है चारों तरफ से घिरा, एक तरफ रशिया है एक, और बाकी चाइना का बॉर्डर लगा हुआ। तो आपको यहाँ आने के लिए ना मतलब डायरेक्ट फ्लाइट बहुत जगह से नहीं मिलती है। एक तो कम पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, बट यार टूरिस्ट आने के लिए यहाँ मतलब बहुत परेशान हो जाता है। मतलब बहुत महंगी टिकटें मिलती है, मैं भी ट्राई कर रहा था जब ना, तो यहाँ पर बहुत महंगी टिकटें मिलती है। तो आपको बहुत कम जगह से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है, जैसे कि आप चाइना से मिलती है, रशिया से मिलती है डायरेक्ट फ़्लाइट, फिर थाईलैंड से है शायद, बहुत गिने चुने फ़्लाइट मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर आने के लिए एक तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं, तो फ़्लाइट चेंज करके आना पड़ेगा। इस वजह से लोग बहुत कम आते हैं और बहुत टाइम लगता है आने में यहाँ पर। मतलब अगर आप बीजिंग से आओगे, उधर हांगकांग से फ़्लाइट मिलती है, मैं जैसे हांगकांग से आया था, तो इस वजह से यहाँ पर लोग थोड़े आते हैं बट कम आते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मैदानी इलाका के अलावा और बहुत कुछ है नहीं देखने के लिए, ठीक है, तो ये भी एक वजह है। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार थोड़ा सा, ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग पे।